नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में बिजली दरों में तीसरी बार वृद्धि की है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कुल वृद्धि अब तक लगभग 19.6% हो चुकी है। हाल ही में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि ने जनता की जेब पर सीधा असर डाला है। दुर्ग के आदित्य नगर बिजली ऑफिस के सामने बिजली ऑफिस घेराव आंदोलन आयोजित किया गया। हमने धरना प्रदर्शन दिया। देखिए, जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब बिजली बिल हाफ आता था। ये 1.5 साल के अपने कार्यकाल में 3 बार बिजली बिल बढ़ा चुके हैं। हर बार क्या बोलते, महंगाई की मार जो जनता को पड़ रही है उसका यानी मतलब कितना नुकसान हो रहा है जनता के ऊपर। आज सरप्लस बिजली है हमारे देश में, राज्य में, लेकिन हमारे राज्य में सरप्लस बिजली होने के बावजूद हमारा बिजली दर में बढ़ोतरी की जा रही है, जो कि एकदम टोटल अनुचित है। हम कांग्रेसी सबका विरोध करते हैं। आज के प्रदर्शन के बाद आगे भी किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा? अभी हम 22 तारीख को जिला स्तरीय प्रदर्शन है हमारा, अभी ब्लॉक वाइज। देखिए, हमारा राज्य बिजली के मामले में सरप्लस है। यहाँ से बिजली का जो उत्पादन होता है अन्य राज्यों को भेजा जाता है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अभी 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं, लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं, बिजली के बिल में 4 बार बढ़ोतरी की गई। यह जन विरोधी फैसला है। इसका विरोध हम लोग पूरे प्रदेश भर में कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में बिजली न्याय आंदोलन आज हमने पूरे प्रदेश में चलाया है। ब्लॉक स्तर पर यह धरना आयोजित किया गया है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर पटरीपार क्षेत्र में पहुंचे हैं और 22 जुलाई को जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का घेराव किया जाएगा। 200 रुपये प्रति यूनिट पड़ रहा है एक व्यक्ति के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया कि महीने में 24 करोड़ रुपए का भार। ऋण पुस्तिका के लिए आम जनता और किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आम जनता को तहसील के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बाद भी ऋण पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बता दें कि ऋण पुस्तिका नहीं होने के चलते किसानों को खाद, बिजली और शासन की योजनाएं जैसी कई प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। बता दें कि जिसको लेकर शहर कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निराकरण की मांग की गई है। जानकारी देते हुए शहरी कांग्रेस अध्यक्ष कलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि जिले भर में ऋण पुस्तिका की कमी बनी हुई है, जिसके कारण किसानों व आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को तहसील का चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी शहर कांग्रेस राजनांदगांव की जिला अध्यक्ष कुलवीर जी छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधियों के द्वारा ऋण पुस्तिका मांग के लिए ज्ञापन दिए हैं कि ऋण पुस्तिका नहीं मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गवर्नमेंट प्रेस रायपुर से 3000 ऋण पुस्तिका मंगवाए थे और उसको सभी तहसीलों में वितरण किया है। फिर भी अभी हमने फिर से बात किया है गवर्नमेंट प्रेस में कि ऋण पुस्तिका की हमको और जरूरत है। उन्होंने नेक्स्ट वीक में जैसे ही छपाई होगी तो हमको उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। जैसे ऋण पुस्तिका मिलेगा फिर से हम सभी तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय के नाम, यहाँ पर द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम से राज्यपाल महोदय को नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसका कारण और विषय है ऋण पुस्तिकाओं की कमी होना। जिले में ऋण पुस्तिकाओं की कमी है और किसान दर बदर भटक रहे हैं। जमीन वाले जो है, भूमि वाले, वो भटक रहे हैं, उनको ऋण पुस्तिकाएं नहीं मिल रही है। और ऋण पुस्तिका नहीं होने से किसान बीज नहीं ले पाए। बीज उन्होंने नगद लिए, बहुत से लोगों ने उधार में लिए हैं, कर्जा लेके लिए हैं। तो और उसके साथ में अब पंजीयन नहीं होगा। 31 तारीख तक के लास्ट डेट है, तो ना वो बेच पाएंगे अपने फसल को, और ऋण पुस्तिका नहीं होने के कारण पंजीयन नहीं होगा। और अभी खाद की जरूरत है तो खाद भी नहीं मिल रहा है, तो किसानों को दोहरी तिहरी मार पड़ रही है। ना वो अपना अनाज बेच पाएंगे
धान बेच पाएंगे, न ही वो अभी बीज खरीद पाए हैं और न ही अभी खाद मिल पाएगी। इसी तरह जो जमीन की यहाँ पर बिक्री जो होती है, खरीदी बिक्री होती है, उनके पास में भी जो सौदे लोगों के पास में है वो भी जो है वैसी अटके हुए बहुत से सौदे जो ऋण पुस्तिका के कारण लंबित है। ऋण पुस्तिका नहीं होने से आपसी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और सौदे भी रद्द हो रहे हैं और इस प्रकार से जो स्थितियां जो हैं वो और भी तकलीफदेह है। मुख्यतः किसान भाइयों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है लगातार, जो उनका शोषण हो रहा है वो निंदनीय है। भाजपा सरकार जो कर रही है ये सुनियोजित षड्यंत्र है ताकि किसानों की पैदावार 21 क्विंटल न हो और 31 रुपया उनको धान करना देना पड़े, फसल की पैदावार कम हो। इसलिए जानबूझ के ये पंजीयन की तारीख तक के लटकाया जा रहा है जो कि निंदनीय है। हम किसानों को इस प्रकार का जो अत्याचार कर रही है भाजपा सरकार, उसका हम अन्याय जो कर रही है हम नहीं सहेंगे, उनको न्याय दिला के रहेंगे और ऋण पुस्तिका यदि नहीं मिली तो आगे हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट में घेराव भी करेंगे। इसके साथ ही जो भाजपा सरकार जो अभी कृत्य कर रही है वो भाजपा सरकार दारू बेचने में और रेती के अवैध उत्खनन में, चोरी डकैती, गोली चलाने में, भाजपाई लोग गोली चलवाते हैं छत्तीसगढ़ में आके, बाहर के लोगों को बुलवा के छत्तीसगढ़ में गोली चलाती है। इसी में मस्त है भाजपा को किसानों से और जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार जब तक भाजपा सरकार नहीं हटेगी इस प्रकार की हरकतें करते रहेगी। इसलिए हम किसानों के खिलाफ, जनता के खिलाफ अन्याय नहीं सहेंगे, उनको न्याय दिलाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ ने खेल और युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और अग्रसेन जन कल्याण समिति और अग्रवाल महिला समिति भिलाई के सहयोग से जिला शतरंज संघ ने दुर्ग में आयोजित इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का भव्य उद्घाटन किया। बता दें यह उद्घाटन रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग के मुख्य अतिथि में किया गया। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश शतरंज संघ के पूर्व उपाध्यक्ष धर्मचंद्र लूनिया ने की, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, सचिव तुलसी सोनी ने स्पर्धा की जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई सेक्टर 6 स्थित अग्रसेन भवन में 17 से 20 जुलाई तक 9 चक्रों में खेल जाने वाले सब जूनियर फिडे रिटेडे शतरंज चैंपियनशिप का पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने शतरंज की चाल चलकर स्पर्धा का विधिवत शुभारंभ किया। आज यहाँ भिलाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा और जिला शतरंज संघ द्वारा जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिसमें कि पूरे प्रदेश के 16 जिलों से करीब 200 से अधिक बच्चे यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर 15 टूर्नामेंट में। तो इससे उनकी फिडे रेटिंग होगी और जो आगे जाकर नेशनल चैंपियनशिप खेलेंगे। तो आज यहाँ इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और जो नई प्रतिभा हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं बच्चों में है हर फील्ड में, वो चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे कोई भी गेम हो, और खासकर जो बौद्धिक क्षमता रखने वाली गेम शतरंज है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ के बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें। क्या लगता है आधुनिक समय में जिस तरह से बच्चे मोबाइल और टीवी में पूरी तरह से संलिप्त हो गए हैं, ऐसे समय में शतरंज की जो प्रतियोगिता खेल के प्रति बच्चों की रुचि कम हो गई है? बिल्कुल, मोबाइल का टाइम में एकाग्रता जो है वो हर एक व्यक्ति की कम होने का एक इश्यू है, लेकिन शतरंज ऐसी गेम है जो कि पूरी कंसंट्रेशन डिमांड करती है। तो जो बच्चे यहाँ पर आ जाए हैं स्वाभाविक रूप से वो उनकी एकाग्रता होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी जो गेम्स हैं वो जो हमारे जो कुरीतियाँ हमारे समाज में आ रही हैं धीरे धीरे उनको दूर करने में लाभदायक साबित है। अंडर 50 ओपन एंड गर्ल्स चैंपियनशिप का इतने दिनों में बच्चे जो जीतेंगे, जीत हासिल करेंगे, तो आगे किस प्रतियोगिता में जाने वाले? यह प्रतियोगिता 4 दिनों तक 9 चक्रों में चलेगी, जिसमें 4 बालक एवं 4 बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए किया जाएगा। यह अंडर 15 फिडे रेटिंग चेस चैंपियनशिप का आयोजन जिला शतरंज संघ दुर्ग और प्रदेश शतरंज संघ द्वारा किया जा रहा है। इसी के नेशनल जो खेलेंगे कहाँ पे होगी प्रतियोगिता, कब आयोजित होगी? मैडम, उसके कैलेंडर अभी
आया नहीं है। कितने बच्चे आए हैं? है? आज प्रतियोगिता में कितने बच्चे आए हैं? आज 214 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिनमें से चयनित कितने बच्चों का होगा? चयनित 4 बालक एवं 4 बालिकाओं का चयन किया है। और भी बच्चों को किस तरह से पुरस्कृत किया जाएगा? अंडर 15 दसवीं प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इस बार आप उनके के रूप में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए बच्चों? तुलसी भाई और ईश्वर जी मुझे इतना सम्मान देते हैं, तो हर कदम पे इनके साथ निभाना ऐसे भी नैतिकता के नाते फर्ज बनता है। और बहुत अच्छा आयोजन है और बहुत अच्छी व्यवस्था ये करते हैं। इन लोगों की, इस आयोजककर्ताओं की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बौद्धिक विकास करने के लिए शतरंज जैसे खेल को आगे बढ़ाना मानवीय कर्तव्य होता है और इसको करना चाहिए। प्रोत्साहित नहीं करते ऐसा कहना भी उचित नहीं है। बहुत सारे लोग, ये हो जाता है कि ब्रीफ नहीं हो पाया था। इन लोगों के माध्यम से अब ये मार्केट में ब्रीफ हो रहा है कि ये भी खेल है और इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आयोजनकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, शासन प्रशासन की तो होती है, लेकिन आयोजनकर्ता जब तक एग्रेसिव नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। आज 2-4 सालों में कितना एक्टिविटी हो गई है शतरंज की, तो लुप्त हो गया था खेल, वो वापस से जागृत हो गया। तो आयोजनकर्ताओं का इसमें बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। कैलाश जैन बरगुचा। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े। माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2047 तक के विजन छत्तीसगढ़ अंजोर को तैयार किया गया है, जिसे तैयार करने में युवा, किसान, महिला, प्रबुद्ध जनों से जनसंवाद, वेबिनार और विभिन्न आयामों के जरिए सुझाव और मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है, जिसके तहत आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास संबंधित 13 प्रमुख थीम निर्धारित की गई है। प्रत्येक थीम अंतर्गत रणनीतियों, पहलों व प्रगति मापन संसूचकों का समावेश किया गया है। थीम्स अंतर्गत चिन्हांकित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सेक्टरवार मिशनों को लॉन्च किया जाना लक्षित है, जिसके तहत हम छत्तीसगढ़ को 2047 में इस स्थिति में पाएंगे। राज्य के जीडीपी में 15 गुना वृद्धि, कृषि जीडीपी में 11 गुना वृद्धि, उद्योग जीडीपी में 11.5 गुना वृद्धि, सेवा क्षेत्र जीडीपी में 21 गुना वृद्धि, मातृ मृत्यु दर 10 से कम, शिशुओं का बौनापन 1% से भी कम, साक्षरता दर 99.9% से अधिक, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 66% से अधिक, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में 17 गुना वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां। हमारी प्रतिबद्धता है कि राज्य का हर नागरिक समृद्ध हो। हमने कहा था ना कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अपनी खबरों में आगे। बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बिलासपुर जिले में चेतना अभियान के 7वें चरण को समाज के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित किया। पुलिस लाइन स्थित चेतना हॉल में सियान चेतना कार्यक्रम के लिए पुलिस महानिदेशक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने शुभारंभ किया, जहां इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में चेतना अभियान के 7वें चरण को समाज के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित कर दिया गया है। पुलिस लाइन स्थित चेतना हॉल में सियान चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सियान चेतना कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के सभी पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं जागरूकता करने की अनोखी पहल शुरू की गई। बहुत से हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनको एक प्रॉब्लम उनके साथ में उनके साथ बात करने वाले लोग नहीं है, अकेलापन जो है उनको लगता है, तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं कि एक हमारे सामने एक मोटिव आया, साथ में उनके एक साथ बैठने की जगह, उनको एक साथ इकट्ठे होने के लिए, प्लस उनके अनुभव को कैसे समाज तक पहुंचाया जाए, ये एक दिशा सोचने लायक विषय है जिन पर हमको और विचार करना है और उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेतु प्रयास करना। परिवेश, परिस्थितियाँ और फिल्म, आपको लगता है ये भी कारक है इसके लिए? बिल्कुल, परिवेश परिस्थितियां सभी इस चीज के कारक हैं, क्योंकि अभी जैसे अलग अलग जनरेशन हैं, आज के बच्चों की संख्या भी कम है। पहले पूरा संयुक्त परिवार होता था, अब एकल परिवार है और पढ़ाई की ओर सभी पेरेंट्स खुद ही बच्चों को अच्छा मोटिवेट करते हैं, साधन सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, भले कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों, अच्छे कॉलेजेस में बॉम्बे, दिल्ली भेज करके बड़े कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और जब बच्चे वहाँ पढ़ लेते हैं तो वहाँ जब वो अच्छे माहौल में पढ़ते हैं, अच्छे आईटी सेक्टर्स और जगह वो पढ़ लिख लेते हैं तो उनकी जॉब भी उनके अनुरूप ही होती है। तो जैसा वो पढ़ाई करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो फिर पेरेंट्स फिर अकेले हो जाते हैं। पूरी उम्र भर मेहनत वो बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों को बाहर भेज करके वो फिर अकेले हो जाते हैं। तो वो परिस्थितियां तो हैं। अब बच्चे भी उसमें जब बाहर रहते हैं तो वो अपने कामों में भी इतने व्यस्त होते हैं, आज की भाग दौड़ और कॉम्पिटिशन्स इतने हैं कि वो उसमें व्यस्त हो जाते हैं और अपने आप को जो है इस समाज की दौड़ में एक सही जगह पे रखने के लिए उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो वो समय निकाल के जो अपने बुजुर्गों परिजनों के साथ रहना चाहिए वो चीजें नहीं हो पाती हैं। और ज्यादा बच्चे और पढ़ लेते हैं तो विदेश चले जाते हैं, तो वहां से आना और मुश्किल होता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिसको कि जो है जिसके कारण ये हमको ये उत्पीड़न वर्ड जैसा चीजें अब आ रही हैं, क्योंकि वो अकेलापन है। तो उसमें दोनों को समझने की जरूरत है और समाज में ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि जो लोग यहाँ हैं वो लोग ही मिल करके उनके बच्चों की भूमिका निभाएं, उनके साथ उनको समय दें, उनके साथ उनके अनुभव शेयर करें और उनको वो पारिवारिक माहौल यही मिल जाए। हाँ, देखिए बहुत सही सवाल है आपका कि कोई भी उत्पीड़न होता है, चाहे बच्चों का हो, महिलाओं का हो, अभी बुजुर्गों की बात हो रही, तो इसको उसके ऊपर जागरूकता हमको लगता है कि आम जनता को और खासकर युवा को कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर कानून की जानकारी नहीं होगी तो उनको लगेगा हम इसको सहज उसमें कर रहे हैं। जैसे हम बच्चों को मारते हैं या महिलाओं के साथ बदतमीजी होती तो लगता है ये तो समाज में चलता है ये सब। तो कानून की जानकारी बहुत सही है। और दूसरा है कि संवेदनशील बनाना उनको, यानी बचपन से
हम लोग जरूर बोलते हैं माँ संस्कार देती है, पर माँ और पिता को भी अपना आपस का व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि वो इस तरह से लगे कि वो बराबर उनका सम्मान कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का, पिता पत्नी, पिता माँ का, माँ पिता का। तो ये चीजें बच्चों को बचपन से अगर वो देखती आए कि बचपन में हमारे घर में ऐसा होता है, अगर वो बहन के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा, दादी के साथ कुछ बदतमीजी, तो उसको वहीं पर टोका जाए और वहीं पर कहा जाए कि भाई ये गलत है। बहन छोटी है तो सब बहन को तुम कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझको लगता है जो हमारा प्रारंभिक स्कूल है, माँ है, परिवार है, पिता है, घर है, वहाँ से उनके तथाकथित संस्कार में ये बातें डालना चाहिए और बार बार ये बोलना चाहिए कि ये गलत है। ये सब हम लड़की देर रात से लौटती है, वो बोलते हैं कहाँ थी 8 बजे तक, लड़का 10 बजे रात को लौटता, उससे कभी बेटे से नहीं पूछते। तो अब ये है कि सवाल भी ये करे कि बेटा भी क्यों देर रात तक रहे। और जहाँ कोई किसी भी तरह के उत्पीड़न की बात कर रही हूँ, जहाँ तक बुजुर्गों के उत्पीड़न की बात है, तो जब तक उनको लगता है अब ये बेकार हो गए हैं, अब इनकी कोई उपादेयता नहीं, तो उनका जो अभी यहाँ पर काफी बातें हुई हैं कि उनके पास जो अनुभव है उससे सिखाना, यानी जो जिस व्यक्ति ने लैंप पोस्ट को रोज जलाते हुए देखा है, वो कितनी चीजों को देख के आया, तो उनके अनुभव से लाभ उठाना और फिर से दादी नानी के किस्से जो हैं, दादा नाना के किस्से जो हैं, बच्चों को सुनाना शुरू करना चाहिए। जी, मैं जहाँ तक मेरा अपना अनुभव और विचार है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल 100% सही है कि आधुनिक जो सिनेमा है तो इसका बहुत ही मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमारे समाज पर और परिवार पर, बच्चों पर। और जैसे कि हम जानते हैं कि साहित्य, समाज और सिनेमा, इन तीनों में एक बहुत गहरा और नजदीक का रिश्ता है। तो जैसा हमारा साहित्य होता है वैसा समाज होता है, जैसा समाज होता है वैसा ही सिनेमा होता है। तो हमको किसी एक को हम अगर दोषी ठहराएं तो ये भी सही नहीं है। तो हम जो पहले जो हमारे सामाजिक मूल्य और प्रतिमान थे और हम आज देखिए कि आज हमारे सामाजिक मूल्य और प्रतिमान क्या है, तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये अंतर क्यों आया, कैसे आया, तो ये बदलाव किस कारण हुआ? यही ना कि साहित्य बदल गया, सिनेमा बदल गया। और साहित्य और समाज तो बिल्कुल जो हमारे समाज के और हमारे आधारभूत स्तंभ हैं, जिसे हम मतलब सीखते हैं, समझते हैं। तो ये जब यही तार हो जाएगा तो फिर समाज कैसे समझेगा? तो जैसा साहित्य पढ़ेंगे दिमाग में बच्चों के वैसे ही आएगा। जो आप सिनेमा दिखा रहे हैं, जो परोस रहे हैं चंद पैसे कमाने के लिए, तो बच्चों पे तो वो बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा असर होगा ही होगा। बच्चे क्या, ये तो बड़े में भी ये आ जाती हैं भावनाएं। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग भी, बुजुर्ग भी हैं, तो वो किसी न किसी गलत काम में उनका कभी कभी नाम आ जाता है। तो ये क्या कारण है? तो ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक पहलू पे नहीं, हम हर पहलू पे ध्यान देना हमारा जरूरी है। और पहले हमारे बच्चे क्या, और हम लोग अपने नाना नानी दादा दादी की कहानियां सुनते थे। आज हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? कार्टून शो, मिकी डोनाल्ड, टॉम एंड जेरी, तो जिसमें बच्चा एक दूसरे को सताना अपने जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठा है कि उसको मारो, उसको पीटो, वो फिर ठीक हो जा रहा है, दौड़ो भागो। तो ये हम अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं? खाना नहीं खा रहा है, जिद कर रहा है, उसको मोबाइल दे रहे हैं उसके हाथ में। खाना खिला रहे हैं तो हम उसको क्या खिला रहे हैं? हम उसको पौष्टिक आहार कहाँ खिला रहे हैं? एक तरफ हम बोलते हैं कि जो हम खाना खिला रहे हैं वो संतुलित आहार होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को पास्ता, मैगी और एनर्जी बूस्ट पिला रहे हैं। बोलते हैं कि स्टेरॉइड डोपिंग टेस्ट, अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पकड़ा जाता है तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं? हम उनको शुद्ध खाना कहाँ खिला रहे हैं? उनको हम शुद्ध भोजन कहाँ दे रहे हैं? हम उनको मैगी खिला रहे हैं, पास्ता खिला रहे हैं। और हम बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, कहते हैं कि ये पियो, आपके बच्चे की लंबाई तेजी से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी तेजी से लंबाई? बच्चा अपने बुजुर्गों का जो उत्पीड़न होता है वो यही से शुरू हुआ है ना, कि साहित्य का हमारे बच्चों पर और जो हम टीवी पर देख रहे हैं उसका हम पर असर पड़ता है। और फिर हमारा खुद का भी व्यवहार, हम अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ हम कैसा व्यवहार करें, तो बच्चा देखता है। तो हम जो देंगे वही तो हम पाएंगे। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है कि जो हम दे रहे हैं वो हम पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको भी सुधारना पड़ेगा, हमको भी अपने व्यवहार को नियंत्रित करना पड़ेगा। सारा दोष हम बच्चों को ही दें तो ये भी गलत है, और सारा दोष अगर बुजुर्गों को दें तो ये भी गलत है। समय समय पर ये कार्यक्रम 2 साल से किए कर रहे हैं। वृद्धों का सम्मान, जिस तरह हम लोग यंग जनरेशन सावन सुंदरी मनाते हैं, हम लोग वृद्धों को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने 2 साल कंटिन्यूसली हम लोगों ने 2 साल
सावन सुंदरी वृद्धों का सम्मान किया, उनको शॉल, श्रीफल, तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। तो ये जो आज की पहल। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।